नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक शर्मा। मैं एक ऑथर हूँ, एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। आपसे मिलता हूँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, इंक्लूडिंग भोर, जो हमारी नई सीरीज है। एंड आज जो है ये जो एपिसोड है हमारा, ये जो सेशन है, ये लास्ट सेशन है इस सीरीज का। लेकिन ये लास्ट सेशन है इस सीरीज का। ये भोर जो है, ये जो अवेकनिंग है, ये रुकने वाली नहीं है, ये खत्म होने वाली नहीं है। और आज का जो टॉपिक हमने चुना है, आपने देखा कि लास्ट पिछले पूरे हफ्ते ऑलमोस्ट हमने बातें करी कि कोविड 19 सिचुएशन या जो लॉकडाउन की जो सिचुएशन है, इन सिचुएशंस में हम क्या क्या टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और कैसे अपने आप को हम सृजनात्मक तरीके से या क्रिएटिव तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं, अपनी लाइफ में इम्पैक्ट ला सकते हैं और आसपास के लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट ला सकते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए मैं कहना चाहूंगा क्योंकि मैं हमेशा इस बारे में बात करता हूं कि हम लोग हमेशा को एग्जिस्ट करते हैं। यू एंड मी कैन नॉट लिव इन साइलोज। वी नीड पीपल अराउंड एंड वी नीड गुड पीपल अराउंड, वी नीड लाइक माइंडेड पीपल अराउंड। और हमारे पास जो बाई सोशल फिनोमिना बोलिए या नेचुरल फिनोमिना बोलिए, हम पैदा होते हैं एक परिवार में। और तीन चार पांच लोग जो होते हैं बाय एंड लार्ज हमारे फैमिली में रहते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से एक आप शायद उसे मनमुटाव कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए या लैक ऑफ क्लैरिटी बोल लीजिए। ये आगे चलते 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 पिछले 15 सालों में जो ट्रांसफॉर्मेशन, मैं चेंज नहीं बोलूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और हम कहीं ना कहीं अकेलेपन की तरफ या तो खींच गए हैं या तो कई बार धकेल दिए गए हैं। और ये जो समस्या है ये बड़ी गंभीर समस्या है। यहाँ पे मैं परिवार, सिर्फ परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज हम जहाँ रहते हैं वो हमारा एक नेटवर्क होता है, हमारा एक परिवार होता है, हम सब साथ रहते हैं। तो साथ साथ हैं क्या हम सब, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और बिफोर आई रीच आउट टू माय डियर फ्रेंड दयाशंकर मिश्रा जी, जो कि एक लाइफ ओरेटर हैं, बहुत सारा संवाद करते हैं ये जीवन के बारे में और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और इनकी बातें जो हैं करीब करीब 50-60 लाख लोग पढ़ते हैं और उनको फॉलो करते हैं। दया जी, नमस्कार आपके अपने शो पर। और नमस्कार। टू सेट द कंटेक्स्ट, मैं एक बात शुरू करना चाहूंगा सर। हमने बचपन से पढ़ा हुआ है कि हम, हमारी जो धरती है, हमारी जो संस्कृति है, ये संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की। यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि समस्त ब्रह्मांड या समस्त जो संसार है, ये हमारा परिवार है। और अगर आप आई एम श्योर आप वैलिडेट करेंगे इस बात को कि अगर हमारे यहाँ कोई अतिथि भी आता है जो बाहर से भी आता है, तो हम उसको उतना ही सम्मान देते हैं जितना हम अपने हमारे घर के सदस्यों को देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर हमारी ये संस्कृति रही है, जो जॉइंट फैमिली है, या जो हमारा आसपास का जो सामंजस्य है बोले, काफी हद तक बहुत थोड़ा वेगली, मैं ये बोलूंगा कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। कुछ एक पॉकेट्स हैं जहां पर लोग एकदम अकेलेपन की तरफ बढ़ गए हैं। कुछ एक पॉकेट्स हैं, स्पेशली मेट्रोज, जहां पे लोग न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट हो गए हैं। आज भी गांव में, छोटे शहरों में फिर भी लोग फिर भी थोड़ा यूनाइटेड हैं। हमारी जो एक बहुत बड़ी पहचान है जिसको हम बोलते हैं ना, संस्कृति सभ्यता कैसे बनती है? संस्कृति सभ्यता बनती है लोगों से। और लोगों से तब बनती है जब वो साथ रहते हैं, एक साथ एक थॉट के लिए अलाइंड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ जॉइंट फैमिली काइंड ऑफ थिंग। सर, आपका इस बारे में क्या ख्याल है और आप कैसे इस चीज को देखते हैं? आपका विश्लेषण क्या है इस बारे में? और गोइंग फॉरवर्ड, अगर आप संक्षेप में हमें ये बता सकें किसी एक कहानी या उदाहरण के माध्यम से कि इसका महत्व कितना है और हम इसको कैसे प्रोटेक्ट करें। जी। बहुत अच्छी बात आपने कही। जब हम बात करते हैं साथ साथ होने की, तो कई बार ये मान लिया जाता है, अक्सर ही ये माना जाता है कि साथ साथ का अर्थ है हम परिवार की बात कर रहे हैं। साथ साथ का अर्थ है कि भाई बहन माता पिता, हम इनकी बात कर रहे हैं। मेरे लिए साथ साथ का अर्थ है हम जिसके साथ जहां रह रहे हैं। मैं, मेरा घर कहीं और है, मैं मैं जहां रहता हूँ वहां मेरे पड़ोसी कौन है, जिनके साथ मैं काम करता हूँ उनके साथ मेरा रिश्ता कैसा है, जिस शहर में मैं रहता हूँ वहां मेरे मित्र बंधु बांधव जो भी हैं उनके साथ मेरा रिश्ता कैसा है। साथ का अर्थ है हम जहां रहते हैं उसके साथ हमारा रिश्ता कैसा है। संयुक्त परिवार के मामले में अक्सर ये माना जाता है कि एक साथ रहना मतलब एक बड़ा घर होगा, खूब सारे भाई बहन हैं,
सब एक साथ में रहते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि हमारी ज्वाइंट फैमिली। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जी। हमारा जो परिवार है उसमें संयुक्त रूप से 7 लोग हैं। 6 भाई हैं, एक बहन है, मेरे पिता 2 भाई हैं, और हम में से कोई कभी नहीं कहता कि हम सिंगल फैमिली में रहते हैं, हम बोलते हैं हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। अब इस ज्वाइंट फैमिली में जब हम कहते हैं कि रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम साथ साथ रहते हैं, हम्म। इसका मतलब ये कि हम साथ साथ हैं। साथ साथ रहना और साथ साथ होना दोनों में फर्क है। अब इतने सारे लोग जब समय आने पर उनके विवाह हो जाएंगे, उनका परिवार आगे बढ़ेगा, हर एक व्यक्ति का के सदस्य बढ़ेंगे परिवार में, तो कैसे साथ में रह पाएंगे? सब अलग अलग रहते हैं, कोई किसी घर में रहता है, कोई किसी घर में रहता है, लेकिन संयुक्त परिवार अलग अलग रहने से नहीं टूटता है। संयुक्त परिवार ख्याल के टूटने से टूटता है। संयुक्त परिवार का अर्थ ये है कि किसी ने मुझसे कहा कि मुझे मदद की जरूरत है, और हमने कहा कि अरे तुम अपना काम खुद देखो, सब अपना अपना काम देखें। तो जब दुख अपना अपना हो जाता है तो उसको सहना मुश्किल होता है। जब दुख सबका होता है, जब संकट सबका होता है, तो हम साथ में सह सकते हैं। तो इस बात पर मैं वापस ध्यान दिलाना चाहूंगा कि साथ साथ रहना और साथ साथ होना दोनों में बहुत फर्क है। हम एक फिजिकल भाई देश में डिस्टेंसिंग रहता है। वर्सेस सोशल डिस्टेंसिंग। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा अपने मन की, कि जब हम आजकल कोरोना के समय हर कोई कह रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, सामाजिक दूरी, मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे तो ये शब्द समझ में नहीं आता है। भारत में तो सामाजिक दूरी के बिना हम कल्पना ही नहीं कर सकते। सामाजिक दूरी के बिना कैसे मनुष्य रहेगा? मनुष्य का अस्तित्व ही है। मनुष्य की तो शुरुआती परिभाषाओं में उसे सोशल एनिमल कहा गया, सामाजिक प्राणी है। हाँ, फिजिकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक रूप से हम एक दूसरे से इस संकट काल में दूर रहे, तो ये समझने की जरूरत है। जी। संयोग से कोरोना के समय हम ये शब्द की बात कर रहे हैं, लेकिन कोरोना से बहुत पहले भारत में सामाजिक दूरी आ चुकी थी, बहुत अलग अलग स्तरों पर। जो ये संयुक्त परिवार में बिखराव हुआ है, वो किस वजह से हुआ है? वो है ना कि मन में सोशल डिस्टेंसिंग आ गई। मेरा एक हम्म। दोस्त मेरे साथ पहले रहता था, अब वो किसी दूसरे शहर में चला गया। मेरा भाई बचपन से मेरे साथ रहता था, लेकिन वो किसी दूसरे शहर में चला गया। तो ये फिजिकल डिस्टेंस बना है। हमें फिजिकल डिस्टेंस को सोशल डिस्टेंस नहीं मानना है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और ये केवल किसी सिद्धांत की बात नहीं। अगर हम एक हो जाएं तो हमारी शक्ति हमेशा कई गुना बढ़ जाती है। मैं बार बार अपने संवाद में 2008 की मंदी का जिक्र करता हूँ। 2008 में दुनिया में बहुत बड़ी भीषण मंदी आई, उसने बहुत सारे जी। देशों पर बहुत खराब असर डाला। पूरी अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो गई, लोग, बड़ी संख्या में लोगों ने अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय ले लिया। भारत में आप देखें कि 2008 की मंदी का असर बहुत कम हुआ। उसके क्या कारण? सामाजिक से ज्यादा उसके बड़े कोई कारण ही नहीं। उसका आर्थिक कारण नहीं है कि सरकार ने कोई आर्थिक घोषणा कर दी, लोगों को बहुत आर्थिक पैकेज मिल गए, कंपनियों ने उनकी मदद, नहीं। 2008 की मंदी का सामना भारत इसलिए पूरी दुनिया से सबसे अच्छे तरीके से कर पाया क्योंकि 2008 में संयुक्त परिवार ज्यादा मजबूत, लोगों के पास अपनी बचत थी, और लोगों के में एक दूसरे के साथ रहने का भाव था। साथ रहने से अधिक मैं कहूंगा साथ होने का भाव। तो जब आप साथ होते हैं तो एक दूसरे का संकट आसानी से सह लिया जाता है। हमारी ग्रामीण परंपरा में कितनी अच्छी बात, कोई सुख आता था उसको भी सब साथ सेलिब्रेट करते हैं, कोई दुख आता है उसके लिए भी बकायदा नियम कि दुख इतने दिन में होगा, इतने दिन तक शोक रहेगा, इतने दिन तक लोग अलग रहेंगे, ताकि उसको डाइल्यूट किया जा सके, जो उसको खत्म किया जा सके। जब व्यक्ति अकेला किसी संकट का सामना कर रहा होता है, भले वो नौकरी छूट जाने का डर हो, भले वो नौकरी चले जाने की निराशा हो, किसी रिश्ते से उसको चोट पहुंची हो, किसी ने उसके साथ भला बुरा बर्ताव किया हो, अकेले मनुष्य उसका सामना जब करता है तो उसमें निराशा ज्यादा भर जाती है। यही पर बात आती है कि हम साथ साथ हैं। तो यहाँ पर भाव है, साथ साथ रहने से अधिक जरूरी है साथ साथ होना। बहुत सारे पाठकों ने पिछले दिनों इस संवाद पर लिखा है कि वो अपने परिवार में रहते हुए भी अकेले हैं। वो एक ज्वाइंट, कई लोगों ने मुझसे शिकायत की है इस बारे में
कि आप तो परिवार को साथ लाने की बात करते हैं, वननेस की बात करते हैं, लेकिन परिवार में हमारी बात नहीं सुनी जाती, तो हम कैसे एक साथ रहें, कैसे वननेस में रहें। तो मेरा उसमें कहना इतना है कि हर एक व्यक्ति के कुछ अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं जिस पर हम अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन बड़े तौर पर यह समझने की जरूरत है कि असहमति का अर्थ जो है वो प्रेम में कमी नहीं। ज्यादातर संयुक्त परिवार इसीलिए टूटे हैं विवेक जी, क्योंकि असहमति को हमने मान लिया प्रेम में कमी। सर प्रेम में कमी नहीं। जी पिताजी कुछ जी कह रहे हैं और बेटा दूसरा रास्ता चुनना चाहता है, तो इसका मतलब थोड़ी कि प्रेम कम हो गया। हमें बहुत गहराई से ही समझने की जरूरत है कि निर्णय अपने अपने करो, लेकिन प्रेम को कम मत करो। प्रेम सर एक सबसे बड़ा बड़ी चीज जी है। जी हाँ हाँ मैं प्लीज। सॉरी जी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो अभी आपने जो बात बोली है बड़ी रेलेवेंट है। क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं जैसे आपने पिता और पुत्र का एग्जांपल लिया, इनफैक्ट ये शायद हर घर की कहानी है और जो दर्शक हमें देख रहे हैं अगर वो पेरेंट हैं तो शायद इस बात से रिलेट कर पाएंगे, और इवन इफ दे आर नॉट पेरेंट वो भी किसी के बच्चे हैं तो इस बात से रिलेट कर पाएंगे। ये जो घटनाक्रम होता है ये यूजुअली होता है टीनेज में। लाइक फॉर एग्जांपल मेरी और आपकी लाइफ में भी हुआ रहेगा जब भी एक टाइम आता है जो पिताजी बोलते हैं कि देखो भैया ये तुम्हारा रास्ता है और ये मेरा रास्ता है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मतलब ये एक बड़ा कॉमन सा कम्युनिकेशन होता है पिता और पुत्र के बीच में या पिता और पुत्री के बीच में। और उसके बाद जो है शायद इन दोनों के रास्ते अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है जो टीनेजर होता है या ट्वीनेजर होता है उसके दिमाग में होता है कि नाउ माई फैमिली इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट मी। सो क्योंकि देखिए अभी जो आज हम लोग शायद मूव ऑन हो गए हैं लाइफ में और हम पीछे मुड़ के बिकॉज हमें काफी लेवल तक एक मेच्योरिटी आ गई है बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। लेकिन वो जो आज समझ लीजिए कि जैसे आज कोई अगर 17 18 19 साल का बच्चा है, अगर उसके पेरेंट्स अगर इस तरह से बिहेव करते हैं तो उसको कैसे समझ में आएगी, वो कैसे मतलब कैसे एक पिता को या एक पेरेंट को अपने बच्चों को समझाना चाहिए, और कैसे अगर बच्चे हमें देख रहे हैं टीनेजर्स हमें देख रहे हैं तो कैसे उनको इस चीज को परसीव करना चाहिए कि ये जो चीज है ये इट इज वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इट डजेंट मीन कि आपके पेरेंट के मन में या आपके मन में उनके प्रति प्यार कम हो गया है या यो थोड़ा रिलेशनशिप ब्रेक नहीं हो रहा है। इट्स प्रॉब्ली द डिफरेंस इन ओपिनियन, नॉट द डिफरेंस ऑफ आई वुड से लव और मन। बहुत अच्छी बात विवेक जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। आप गाड़ी चलाते हैं ना, मतलब हम सब जी गाड़ियां चलाते हैं, कोई बाइक चलाता है, कोई कार से जाता है। स्पीड ब्रेकर क्या होता है? क्या स्पीड ब्रेकर में आप अपनी गाड़ी बंद कर देते हैं? धीमी कर लेते हैं। आप आप जब अब गाड़ी, आप इतने साल से गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड ब्रेकर तो पड़ा होगा। तो बिल्कुल। भले आप बाइक से गाड़ी चला रहे हो, लेकिन आप कार में हो, आप स्पीड ब्रेकर का सामना कैसे करते हैं? गाड़ी धीमी कर लेते हैं। तो जी जो गाड़ी धीमी कर लेता है उसको झटका कम लगता है। जो बिल्कुल धीमी नहीं करता है, अपनी गति से जाता रहता है, उसको और झटका लगता है। कई बार हम ये खबर हमको मिलती है कि स्पीड ब्रेकर में गाड़ी पलट गई। हम्म। तो इसका क्या अर्थ है? मतलब वो इतनी स्पीड में थी कि स्पीड ब्रेकर उसको दिखा ही नहीं। ये जो बात हम पहले कर रहे थे, मुझे स्पीड ब्रेकर इसीलिए बड़े अच्छे लगते हैं। जब भी मैं देखता हूं तो मुझे उसमें जीवन का एक पहलू नजर आता है। स्पीड ब्रेकर, एक ही स्पीड ब्रेकर पर तीन तरीके का रिएक्शन। जी एक, गाड़ी गुजरी, आराम से उसने धीमी गति कर ली और वो आगे निकल गया। उसके बाद उसकी गति फिर वापस आ गई। दूसरी गाड़ी निकली जिसने अपनी गति को थोड़ा कम किया, उसको जर्क लगा, थोड़ी गाड़ी थोड़ी गड़बड़ाई, किसी तरीके से बैलेंस कर लिया। तीसरी एक गाड़ी आई उसी स्पीड ब्रेकर पर, जिसके जिसके जो उसका चालक है, जो उसका ड्राइवर है, उसको उसको नहीं पता है, उसको वो डिसओबे करता है। वो कहता है कि मैं स्पीड ब्रेकर को नहीं मानता, मैं तो बहुत कुशल चालक हूं, मेरे पास बड़े अनुभव है, मैंने सीख लिया है। एक ही स्पीड ब्रेकर पर तीन तरीके के लोग। तो ये जो स्पीड ब्रेकर है, ये नाराजगी। एक बच्चा कहता है अपने पिता से कि पिताजी मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, मुझे तो चित्रकला में, ड्राइंग में बहुत दिलचस्पी है और मैं ड्राइंग में जाना चाहता हूँ। उसके पिता उस चीज को आपको उस चीज में भेज सकते हैं उसको जहां वो जाना चाहता है। लेकिन चूंकि उनके पिता का दो चीजें होती हैं, उनके पिताजी का सपना था कि उनका बेटा इंजीनियर बने,
ज्यादातर पिताओं के सपने क्या होते हैं? जो उनकी अतृप्त इच्छाएं होती हैं वो पुत्र के रूप में देखना चाहते हैं। तो कई कई तो माता पिता बच्चे के जन्म के समय ही उसके हाथ में क्रिकेट का बल्ला थमा देते हैं और कहते हैं बेटा तुम्हें नाम रोशन करना है मेरा, तुम्हें क्रिकेटर बनना। क्यों? क्योंकि मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया, या हमारे खानदान में का सपना है कि तुम क्रिकेटर, बट बेटा हॉकी प्लेयर बनना चाहता है, या बेटा हो सकता है कि शिक्षक प्रोफेसर बनना चाहता है। तो ये जो स्पीड ब्रेकर है निर्णयों का कि चुनाव चुने कैसे, कि पिता कुछ और चाहते हैं, पुत्र और चाहते हैं। जब से पिछले 20 वर्षों से हमने अपने खिड़की दरवाजे बच्चियों के लिए खोले हैं, उनको आजादी दी है, अपनी लड़कियों को हमने पढ़ने से आगे भेजने के सपने शुरू किए हैं, पुत्रियों और पिताओं के बीच में भी ये बहुत तेजी से ये बात बढ़ी। पहले तो हमने लड़कियों के लिए कोई दरवाजे ही नहीं खोले, जो उनके लिए तय कर देते थे वही करते, लेकिन थोड़ी थोड़ी जागरूकता आई, अवेयरनेस आई, तो वो पिता जो बच्चों को लड़कियों को पढ़ाने में बहुत आगे रहते थे, जब उसके बाद वो कहती हैं 12वीं के बाद, कॉलेज के बाद, कि मुझे मुंबई जाना है और मेरा भाई तो बेंगलोर में पढ़ रहा है, वही पिता अपने अपने नजरिए को यहां पर ले आते, वही पिता वो तीसरे वाले ड्राइवर बन जाते हैं कि नहीं, मैं तो ऐसा, इस स्पीड ब्रेकर का कोई अर्थ नहीं, वो उसको उसको अनदेखा कर देते। तो ये दोनों तरफ से होता है। पिता, अभिभावक ये चाहते हैं कि ये काम ना किया जाए क्योंकि उनके परिवारों में किसी ने नहीं, या बच्चे जो चाहते हैं, बेटे या बेटियां, वो उनको अपना रास्ता इसलिए नहीं चुनने देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसमें बहुत खतरा है। तो ये दोनों तरफ से है, और हम बिना संवाद की कमी के कारण, भरोसे की कमी के कारण, मैं विवेक जी ऐसे बड़े संख्या में मुझसे युवा जुड़े हुए हैं जो अपने परिवार में 22 साल की उम्र में, मैं कुछ ऐसे बेटियों को, बेटों को यहाँ जानता हूँ जो जयपुर, भोपाल, इंदौर जैसे शहरों से आए हैं, जो छोटे शहर हैं, लखनऊ जैसे शहरों से आए हैं, और वो उनके अपने माता पिता से उनकी बात बंद है। कई लोग मेरे पास इसलिए आते हैं कि मैं उस संवाद में सेतु का काम कर सकूं, उनके दोनों परस्पर, दोनों लोगों से बात कर पाऊं। दोनों लोग बात करना चाहते हैं, बेटे और बेटी भी बात करना चाहते हैं, माता पिता भी बात करना चाहते हैं, लेकिन बीच में ये जो स्पीड ब्रेकर आ गया है, यहाँ संतुलन नहीं। जीवन में गति का भी महत्व है, जीवन में बाधा का भी महत्व है, और इन सब से बढ़ के जीवन में बैलेंस का महत्व। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। जी, ये जो मैं अगर एडवोकेट करूं हमारे टीम को, हमारी यूथ को, तो ये जो समय होता है बहुत ही क्रिटिकल, कोमल मन होता है सर, मतलब दे डोंट हैव एक्सपीरियंस, और बड़ा दिल दुखता है, मतलब क्योंकि देखिए कैसा होता है कि हम पल रहे होते हैं अपने अभिभावकों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ में, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो सिर्फ एक ही प्राणी से होती है, हमारे पेरेंट। इस टाइम पे जब ऐसा कुछ होता है, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो जाते हैं, तो दिल टूट जाता है। अब जब दिल टूटता है तो दुख बहुत होता है, फिजिकली नहीं दिखता है लेकिन दिल रोता है एक्चुअली। एंड उसमें बहुत कई बार लोग रोते हैं, कई बार लोग नहीं रो पाते हैं। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट दैट डॉट ऑफ, हमारा एक छोटा सा डिस्कशन हुआ था आंसुओं को लेकर, लाइक हाउ टू कोप विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स, हाउ डू यू काइंड ऑफ, आपने बड़ी खूबसूरती से बताया था। मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें, वो जो बादल वाली जो आपने बताई थी बात की, कैसे हम अपने आप को, अगर हम टीन हैं तो हम कैसे अपने आप को रिलैक्स रखें। ये वो समय नहीं होता है जब हम रिवोल्ट करें, या ये वो समय नहीं होता जब हम चीजों को दूसरे नजरिए से देखें, क्योंकि जब ऐसी परिस्थिति आती है तो अमूमन ये होता है कि जो थर्ड पार्टी होती है, जिसका आपसे कोई मतलब हो सकता है, वो आपको यूज कर ले, या बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मतलब कैसे हम अलाइंड रहें हमारे फोकस पे, हमारे काम पे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर उसको एक तरीके से आप विमर्श के में लेके आए। मुझे हमेशा जब बारिश होती है तो मुझे लगता है कि ये जो बादल हैं, जो ये अपने मन को ना हल्का कर रहे हैं। प्रकृति का मन भारी है, तो प्रकृति अपना मन साफ कर रही है। मैं बादलों और बारिश और आंसुओं के बीच में गहरा संबंध देखता हूं। जब हम रोते हैं किसी बात पर, तो
हम अपने मन का दुख साफ कर रहे होते हैं। दुख से भी थोड़ा आगे निकल के देखें तो मन का मैल साफ कर रहे हैं। दुर्भाग्य से ये विडंबना है भारतीय समाज की कि यहाँ पर रोने को ना बहुत गलत माना गया। अभी भी हम बच्चों से क्या कहते हैं, अगर एक बच्ची रो रही अच्छे होती बच्चे है, रोते बिटिया नहीं। रो रही होती है, तो हम एक तो ये कहते हैं कि अच्छे बच्चे रोते नहीं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। दूसरा, अगर लड़का रो रहा हो तो हम कहते हैं लड़कियों की तरह रोते हो। हम्म। अगर सोचिए कि एक 17-18 साल का लड़का रो रहा हो, दो एक पिता ने दोनों को कहा, लड़की को भी डांटा कि तुमको पढ़ने बाहर नहीं भेजूंगा, और बेटे को भी डांटा। बेटा अगर रो रहा हो और बेटी रो रही हो तो हम क्या कहते हैं, बेटी को कुछ नहीं कहेंगे, बेटे को कहेंगे तुम लड़कियों की तरह रोते हो। मैं हमें सुनने देखने वाले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हम बेटियों की तरह रोने लगें, अगर हम महिलाओं की तरह रोने लगें, स्त्रियों की तरह रोने लगें, तो हमारा ये संसार बहुत सुंदर बन जाएगा। स्त्रियां इसीलिए सहनशील हैं, उनके भीतर इतना गहरा प्रेम इसीलिए है क्योंकि उनका मन हल्का हो गया। क्या कारण है कि हिंदुस्तान में या दुनिया भर के देशों में जो हार्ट अटैक के मामले आते हैं उसमें पुरुष और स्त्री अनुपात में बहुत बड़ा गैप। महिलाओं को हार्ट अटैक बहुत कम होता है पुरुषों के मुकाबले, क्योंकि उनका दिल कहीं अधिक स्वस्थ पाया गया है। और ये मैं कोई भावुक होकर अपनी बात नहीं कह रहा हूं, हमारे पास इसके लिए पर्याप्त अनुसंधान, रिसर्च, सारी चीज। क्योंकि उनको जब रोना आता है तो वो रोती है, वो एक्सप्रेसिव है। उनके भीतर अहंकार नहीं है, कठोरता का अहंकार कि मैं रोऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों को कोई फुर्सत नहीं है आपके आंसू देखने, और आंसुओं का दूसरी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं तो सभी लोगों को ये बात निवेदन करता हूं, हमारे डिस्कशंस में मैं कहता हूं कि अगर आपको रोना आता है तो अच्छे से रोइए। हम पिछले 10 से 15 वर्षों में हंसना तो भूल ही गए हैं, लेकिन रोना भी भूल गए। और मैं अपनी बात एक बार फिर से दोहराता चलूं कि अगर सारे पुरुष, सारे लड़के हमारी बेटियों, स्त्रियों की तरह रोने लगे तो ये दुनिया बहुत कोमल, बहुत सुंदर, बहुत प्रेम से भर जाए। हम जिस तरीके की क्रूरता की खबरें देखते रहते हैं, जो पुरुषों द्वारा क्रूरता महिलाओं पर की जाती है, बच्चियों पर की जाती है, हिंसा के रूप में, अलग अलग दूसरे रूपों में, क्यों कभी ऐसा हम नहीं पढ़ते कि कुछ महिलाओं ने किसी पुरुष से परेशान होके वैसी क्रूरता की, उस तरीके से उसको सजा दी? क्योंकि वो क्रूरता उनके भीतर है ही नहीं। पुरुष के भीतर भी वो क्रूरता नहीं है, लेकिन पुरुष को वैसे तैयार किया जा रहा है जो रोएगा नहीं, जो अपने इमोशन सामने नहीं लाएगा। तो जो रोएगा नहीं उसके मन में कितना कुछ जमा हो जाए, उसके मन में कितनी काई जमा हो जाएगी अगर मन की सफाई नहीं। जी सर, अभी क्योंकि हमने जो ये एक टॉपिक टच बेस किया है, स्टूडेंट्स का या टीन का, मैं इस चीज़ को इस नज़रिए से देखता हूँ कि देखिए जो हो गया, मतलब मेरी और आपकी जो पुरानी पीढ़ी है, जो हो गया वो हो गया, मतलब नाउ वी कांट गो बैक इन टाइम एंड रेक्टिफाई थिंग्स। बट आज हम सब की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक नई जनरेशन तैयार करें, और ये वो जनरेशन होनी बिल्कुल। चाहिए जिसपे हमारी पुरानी पीढ़ियों को गर्व हो कि यस, मतलब हमारे बच्चों ने देखो कितने अच्छे से नई जनरेशन बनाई। जो भी मन मुटाव या जो भी चीजें जो हमें लगता है कि हमारी पीढ़ियों ने शायद उसको अच्छे से हैंडल नहीं करा, हालांकि उन्होंने उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से बहुत अच्छे से हैंडल करा। तो हम एक 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 मिसाल बनकर या एक पाथ ब्रेकर बनकर उस चीज को शुरू करें। और इसमें बहुत बड़ा योगदान इस चीज का है कि हम पेरेंटिंग कैसे करते हैं, हम अपने बच्चों को कैसे पालते हैं। और इससे जुड़ा मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो ड्राइनेस हो रखी है बच्चों के मन में, बहुत बहुत तरह की चीजें सर, मतलब ये बड़ा वेग टॉपिक है। मैं आई कम टू द पॉइंट कि आज हमारे बच्चों के मन में कहीं ना कहीं एक ड्राइनेस है। वो ड्राइनेस को हम कैसे, एंड स्पेशली जहाँ पे जिन परिवारों में सिंगल चिल्ड्रन है, तो वो ड्राइनेस को हम कैसे दूर करें, एड्रेस कैसे करें उसको? देखिए, पहले हमें विवेक जी ये समझना होगा कि ड्राइनेस क्यों है। और जैसे हमारी स्किन ड्राई हो जाती है ना, तो जी। एक तो ये समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति की स्किन अलग अलग होती है। किसी की स्किन ऑयली होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की और किसी किसी तरीके की होती है। तो उसी के हिसाब से आप उसका ख्याल रखते हैं।
किसी की ऑयली होती है तो उसमें ज्यादा ऑयली चीजें वो अपनी स्किन पे नहीं लगाएंगे, किसी की ड्राई होगी तो उसके लिए दूसरे तरीके का इंतजाम करेंगे। तो हमें तो पहले बच्चे के मन को समझने की जरूरत है कि बच्चे का रुझान किस तरफ। दूसरी एक बात जो हमने पिछले अपने संवाद और विमर्श में कही थी कि बच्चे को समय देना पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी अभिभावकों को आपस में बहुत अच्छे से बांटनी पड़ेगी। हम जो कुछ करते हैं बच्चों के नाम पे करते हैं। हम मान लीजिए कि एक 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 तय रकम हम कमा रहे थे, हमें लगा कि बच्चे के लिए ये जरूरी है, बच्चे के लिए इससे ज्यादा जरूरी, हम वो ज्यादा कमाने लगे। फिर हमें लगा कि नहीं, बच्चे का भविष्य और ज्यादा में चाहिए, तो हम और ज्यादा में चले गए। बच्चा हमसे क्या कह रहा है? बच्चा कह रहा है पापा मेरे साथ खेलो, मेरे साथ थोड़ा टाइम बिताओ प्लीज, मुझे आपके साथ बात करनी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ रहना है। हम बच्चे को क्या दे रहे हैं? मोबाइल। हम बच्चे को क्या दे रहे हैं? गेम्स। हम बच्चे को क्या दे रहे हैं? कुछ भी ऐसी चीज जो ज्यादातर इंडोर है, या बाहर हम उसको भेजते हैं तो कहते हैं अकेले चले जाओ, जाओ दोस्तों के साथ। इसकी छोटी सी तुलना पिछले कुछ समय से करके देखें, जहां हमारे अभिभावकों के पास भी उतना ही काम, लेकिन शायद उनके पास मोबाइल फोन नहीं थे, शायद उनके पास दूसरे एंगेजमेंट के साधन नहीं थे, तो वो हमारे साथ रहते थे, हमारा कनेक्ट था। तो एक तो ये हुआ है कि संयुक्त परिवार टूट गए, तो अब क्या हुआ कि बच्चे को प्यार सबसे मिलता था, बच्चे को प्यार केवल माता पिता से नहीं मिलता था। तो बच्चे की ड्राइनेस नहीं हो, बच्चा ड्राई नहीं होता था इमोशन से, उसके पास मौसी भी थी, उसके पास चाची भी थी। तो जब माता पिता उसको डांटते थे, तो उस ड्राइनेस को कवर करने के लिए चाचा आ जाते थे, चाची आ जाती थी, दादाजी आ जाते थे। आपको याद होगा हमारी फिल्मों में और परिवारों में जब किसी बच्चे को पिताजी कुछ कहते थे तो दादाजी की एंट्री होती थी, दादाजी कहते थे बस। और हमारे सीरियलों में भी जब पिता किसी कुछ कह रहे हैं तो दादाजी बीच में आ जाएंगे और कहेंगे बस, अब मैंने कह दिया ना। और उसके बाद वो बच्चा दादाजी के पास एकदम दुबक के चला आता था और दादाजी उसको स्नेह करते थे। और दादा और बच्चे का रिश्ता वो बहुत अलग तरीके का है, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चों का मन ना असल में एक जैसा हो जाता है। दोनों जब बच्चा होता है और बुजुर्ग जब उम्र के नए पड़ाव की तरफ जा रहे होते हैं, तो उस ड्राईनेस को पहले ये सब मिल के बनाते, कवर कर लेते थे। अब जो कि न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा हो गई है, तो अब हम कैसे करें? अब हम वैसे रहने तो नहीं जा सकते, तो अब जरूरी है कि बच्चे को ज्यादातर अपने साथ रखें, उसको मोबाइल फोन से और बाकी चीजों से कम जोड़ें। जब भी बच्चा चाहे कि आप उसको जरूरत है, आपको उसके साथ रहना पड़े। हम बच्चे को मोबाइल फोन दे करके नहीं कह सकते कि हम बच्चे का ध्यान रखें। बिल्कुल अग्री तो सर। मुझे यहाँ लगता पे है एक ये जी थोड़ा सा संतुलन की जरूरत है। जी। जी बिल्कुल। सर क्योंकि समय की सीमा है, तो मैं एक एक क्वेश्चन है जो हमारे किसी दर्शक से आया है, मैं यहाँ पर एड्रेस करना चाहूँगा उसको। इनका कहना यह है कि ये हमें लाइव सुन रहे हैं अभी, और इनका कहना यह है कि मेरे परिवार में कई बार ऐसा हुआ कि मैंने अपनी पूरी फैमिली को समेट कर चलने की कोशिश करी, लेकिन मेरा जो सामंजस्य है इनसे नहीं बन पाता है, मतलब हमारी मेंटेलिटी मैच नहीं करती है। तो मुझे एक छोटा सा कन्वर्सेशन याद आ रहा है जो मेरा कुछ समय पहले आपसे हुआ था, मिसिंग टाइल सिंड्रोम वाला। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद, क्या एम आई थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन सर? ये बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल, आप उससे सही कनेक्ट होता सोच है? रहे हैं। जी बिल्कुल कनेक्ट होता है। मिसिंग टाइल्स सिंड्रोम के बारे में शायद आप लोग जानते हो। वो एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग था जो करीब मुझे लगता है 10-15 वर्ष पहले हुआ, या उससे पहले शायद हुआ हो। कि एक 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 होटल बना शहर में, जो शहर का काफी सबसे अच्छा एक होटल आप कह सकते हैं था। तो उसमें टाइल्स लगाए गए खास जगह में जब आप प्रवेश करते हैं, और उस टाइल्स की चर्चा पूरे नगर में हुई। और बाकी तो चीजें ठीक हुई, लेकिन हर कोई उस टाइल्स के बारे में बात करता कि वहां पर खास तरीके की टाइल्स लगाई जा रही, तो हर आदमी को जाके देखना चाहिए। मनोवैज्ञानिकों ने और समाज पर काम करने वालों ने उसको प्रचारित इस तरीके से किया कि एक ऐसी चीज है जो जीवन का आपको अनुभव होगा। तो लोग वहां बकायदा लाइन लगा के जाते और देखते, और उनका व्यवहार वहां पर नोटिस किया। जब वो काम पूरा हो गया, जब हुआ कि आज से ये देखने जाना है, जब शुरू हो गया, तो जब वो टाइल्स पूरा फ्लोर बन रहा था,
तो उसमें एक जगह एक टाइल्स में क्रैक आ गई, एक टाइल कहीं छोटी सी कुछ उसको चोट लग गई टाइल को, तो वो चटक गई। तो वहां पर उन्होंने बीच में उसको फिल करने के लिए एक छोटा सा कुछ फिलर भर दिया, और फिलर को ऐसे उन्होंने फिल किया कि वो दिखने लगा थोड़ा थोड़ा, केवल एक टाइल्स। अब जो जो लोग वहां जाते तो सब देखते कि अरे क्या बहुत शानदार, इतना शानदार काम तो कहीं देखा नहीं फ्लोर का, ये तो उनके जीवन का देखा हुआ बहुत ही सुंदर फ्लोर है। लेकिन ये टाइल्स ने सब खराब। धीरे धीरे ये होने लगा कि जो भी आदमी जाए वो उसी टाइल्स को देखे कि अरे ये गड़बड़ कर, अगर ये ना होता तो पता नहीं कितना अच्छा हो। तो अब जो जब बाहर लोग बात करते हैं कि आपको फ्लोर कैसा लगा, क्या रहा आपका अनुभव, तो लोग बजाय ये कि उसमें मान लीजिए कि 100 टाइल्स थी, तो बजाय ये बात करने की कि बहुत सुंदर रहा, सबने कहा कि वो एक टाइल्स ने मजा खराब। किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि क्या खूबसूरत 99 टाइल्स हैं या क्या खूबसूरत फ्लोर बनाया है। ये हमारा मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा लगातार इस तरफ बढ़ता जा रहा है कि हम केवल कमी को देखते हैं। और पिछले कुछ समय में जगह जगह पर ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा परफेक्शन। हमने अचानक देखा होगा ना आपने, ये टर्म बॉलीवुड से आया, उन्होंने कहा ये फला परफेक्शनिस्ट है, इनकी फिल्में तो बड़ी पूर्णता होती हैं, ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट है। परफेक्ट आप जरा देखें, परफेक्ट है। परफेक्शन तो प्रकृति ने बनाया ही नहीं। किसी की हाइट है तो कुछ कुछ कमी है, जैसे पेड़ होते हैं, जैसे फूल होते हैं, जैसे इतने 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 तरह की चीजें हैं प्रकृति के पास, सब अलग अलग। नेचर ने किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाया। ये जो पूर्णता वाली नजरिया है, ये हमारे मन में धीरे धीरे बैठ के सारा संतुलन गड़बड़ करता है। हम हर चीज में कमी देखने लगते। ये जो मिसिंग टाइल सिंड्रोम है, जो प्रश्न इनका आया है, उनको समझना पड़ेगा कि वो तुलना ना करें कि मेरा परिवार कैसा, दूसरे का परिवार कैसा, तीसरे का परिवार कैसा। मेरे एक और जीवन संवाद के पाठक हैं, बहुत लंबे समय से वो जुड़े हुए हैं। वो हमेशा जो है वो दो लोगों की तुलना करते हैं कि जब उनके परिवार में कुछ ठीक होने लगता है तो वो तुरंत कि मेरे परिवार में तो अच्छा हो रहा, लेकिन उसके परिवार से अच्छा नहीं, काश मेरे यहाँ भी ऐसा होता, काश मेरे यहाँ। हमने बड़ी मुश्किल से उनको इस बात के लिए तैयार किया कि वो सब चीजें बंद करके केवल अपने परिवार पर। तो धीरे धीरे उनको लगा कि मेरा परिवार कितना अच्छा है। तो हम कई बार तुलना के चक्कर में, दूसरों के साथ होड़ के चक्कर में अपने परिवार को दूसरे जैसा करना चाहिए। दूसरे जैसा कैसा हो सकता? एक नदी दूसरे की नदी जैसी कैसी हो सकती है? जिंदगी एक नदी है। उस नदी पर जब आप जगह जगह बांध बना देंगे तो कैसे काम चलेगा? नदी कैसे बहेगी? ये जो मन मुटाव है, जरा जरा सी बातों को दिल से लगा लेना है, ये नदी पर बांध बनाना। नदी पर बांध बना देने से हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा पानी मिल जाए अपने खेतों के लिए, लेकिन क्या वो नदी जहां तक जाती थी वहां तक पहुंच पाएगी? हमारी जिंदगी में हम छोटे छोटे बांध बनाते जाते हैं। उससे क्या होता है, कुछ समय के लिए तो हम सुखी हो जाते हैं, लेकिन जीवन अंततः छोटा छोटा टुकड़ा नहीं, जीवन में तो कड़ियां जुड़ी हुई, डॉट, जीवन में डॉट्स हैं, कनेक्टेड। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था, कि वो अपने परिवार को जहां तक कोशिश हो साथ लेके चलने की कोशिश करें, उससे तुलना न करें। अगर इसके बाद भी उन्हें अलग रहने का निर्णय करना पड़ता है तो उस पर फिर ये बात लागू होती है कि अलग रहने का मतलब नाराजगी नहीं, अलग रहने का मतलब प्रेम में कमी नहीं। प्रेम कम नहीं होना चाहिए। प्रेम जैसे ही कम होगा आपके अंदर गुस्सा, हिंसा और नकारात्मकता आने लगी। बिल्कुल सर, thank you so much for your perspective and it does help our audiences and to the tune मैं तो ये बोलूँगा कि हमारी audiences ने मैं एक्चुअली उनका ग्रेटफुल हूँ, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतना सारा प्यार, इतना सारा सम्मान, इतना सारा स्नेह आप सबने दिया। और कुछ एक लोगों ने हमें ये भी सजेशन दिए हैं कि आप कोई वर्कशॉप क्यों नहीं करते हैं। तो अगर आप हमें देख रहे हैं तो मैं और दया जी कॉमनली आपको ये बताना चाहेंगे कि वी आर थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन एंड शायद आप जल्दी ही सुनेंगे हमारे नेक्स्ट वर्कशॉप के बारे में, जहाँ पे एक छोटा सा ग्रुप या छोटा सा बैच जिनको हम मे बी वी कैन हैव समथिंग
एंड जहाँ पे हम उनकी प्रॉब्लम्स को या उनकी लाइफ से रिलेटेड चैलेंजेस को रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड हम इसके बारे में आपको अपडेटेड रखेंगे। और आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9819888048। यहाँ पे हम कनेक्टेड रह सकते हैं। और बहुत सारा काम थोड़ा बहुत मैंने भी करा और दया जी ने भी बहुत सारा काम करा है जीवन संवाद के थ्रू, जो कि ना सिर्फ एक ब्लॉग है, ना सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन है, ना सिर्फ एक मुहिम है डिप्रेशन और आत्महत्या के विरुद्ध। ये एक किताब भी है जिसे आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। एंड अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको लगता है कि कहीं आपका वो मीटर थोड़ा कम हो रहा है, आपको मोटिवेशन का डोज चाहिए, तो आप गॉड इज नॉट फेयर क्वेश्चन मार्क किताब खरीद सकते हैं। ये 6 उन लोगों की कहानियां हैं जो कभी अपनी लाइफ में ऐसे पड़ाव पर पहुंच गए थे जहां पे कुछ लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, और अदरवाइज उन परिस्थितियों में कोई भी यूजुअली जीवन को गिव अप करने के बारे में सोचता है, लेकिन इन 6 लोगों ने बाउंस बैक किया। और from that point of hitting the rock bottom, they are transforming thousands of human lives today. एंड हमारे पॉडकास्ट अवेलेबल हैं गॉड इज नॉट फेयर क्वेश्चन मार्क और जीवन संवाद के नाम से आप सुन सकते हैं। और हम एक सामाजिक प्राणी हैं और पाए जाते हैं डिजिटल माध्यम पे। तो आप दया शंकर मिश्रा जी को भी सर्च कर सकते हैं। मुझे सर्च करने के लिए आपको टाइप करना है, थोड़ी तकलीफ देनी पड़ेगी उंगलियों को, लंबा टाइप करना पड़ेगा, विवेक शर्मा सोशल एंटरप्रेन्योर। और बहुत सारे माध्यम मिल जाएंगे, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब एंड ऑल। एंड वी कैन स्टे कनेक्टेड। एंड बहुत मजा आया दोस्तों ये सीरीज करके। और मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि ये सीरीज खत्म हो रही है, हमारा रिलेशनशिप नहीं। एंड हम जुड़े रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जैसा कि दया जी हमेशा बोलते हैं कि किस तरह से 2008-9 में हमने रिसेशन को मात दी थी, और ये कोरोना भी हम बिल्कुल साथ में ओवरकम कर पाएंगे और बहुत अच्छे से सारी दुनिया के लिए हम एक मिसाल बनकर दिखाएंगे कि यस, दिस इज व्हाई इंडिया इज डिफरेंट। वी लोग हमें थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं। व्हेन आई यूज्ड टू गो अब्रॉड एंड ट्रैवल अब्रॉड, लोग मजाक करते थे मेरे साथ। बोलते थे एक 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 वर्ड जो है वो यूएस है और एक वर्ड है यूरोप, और इंडिया जो है दैट्स अ थर्ड वर्ल्ड। सो दिस इज द टाइम वी नीड टू शो टू द वर्ल्ड एंड बिकम दैट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सो दैट दे लुक एट अस एंड दे से दैट यस, दिस थर्ड वर्ल्ड इज द बेस्ट वर्ल्ड। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे साथ आने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार। हम आपके आभारी हैं और हम जुड़े रहेंगे और बहुत सारा संवाद करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।